तमाम प्रिय दर्शकों का आज के बेहद खास कार्यक्रम में स्वागत अभिनंदन। आपके साथ मैं हूं देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से डॉक्टर आचार्य आशीष। आज हम काल सर्पदोष के बारे में कुछ विशेष जानकारी यहाँ पर आपको मैं देने वाला हूं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि काल सर्पदोष के जो लक्षण हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोग दिग्भ्रमित कर देते हैं कि आपकी कुंडली में काल सर्पदोष है, कुछ कहते हैं आंशिक काल सर्पदोष है। तो ये होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है और काल सर्पदोष के लक्षण क्या होते हैं और उपाय हम क्या कर सकते हैं, कितने प्रकार के काल सर्पदोष होते हैं, डिटेल में चर्चा रहेगी। नए दर्शक हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली अपडेट्स भी आपको प्राप्त होती रहेंगी, चाहे वो अध्यात्म की है, ज्योतिष की है, वास्तु से रिलेटेड हो। देखिए, मैंने आपको एक पिछली वीडियोज़ में मैंने काफ़ी डिटेल में आपको जानकारी देने का प्रयास किया था कि वास्तव में काल सर्पदोष क्या है। लेकिन जो जिन लोगों के मन में ये रहता है, कई बार लोग हमें जब परामर्श करते हैं तो लोग कहते हैं कि हमारी कुंडली में जो है काल सर्पदोष पता है। उसमें भी जब मैं कहता हूँ कि नहीं, काल सर्पदोष तो नहीं है आपकी कुंडली में, तो कहते नहीं, हमें आंशिक काल सर्पदोष पता है। तो जरा इसको भी मैं क्लियर करता चलूँ। और काल सर्पदोष कई प्रकार से होता है, इसीलिए जब पूजा भी आप लोग कराते हैं काल सर्पदोष की, तो उसको भी समझना होगा कि केवल आजकल तो कोई भी पूजा पाठ है, कोई भी आप नाम ले लीजिए, हर कोई बोल देगा हाँ जी हम करते हैं, हमें आता है। और वास्तव में वो कैसे होना चाहिए उसको भी थोड़ा समझना होगा। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि काल सर्पदोष होता कितने प्रकार से है। लेकिन उससे पहले हम ये समझ लें कि काल सर्पदोष बनता कैसे है। बड़ा साधारण सिंपल तरीके से आपको बता दूं, जन्म कुंडली में किसी भी भाव में, किसी भी घर में, जो 12 घर कुंडली के होते हैं उसमें से किसी भी घर में, एक घर में अगर राहु बैठा है तो बड़ा स्वाभाविक है कि वहां से ठीक 7वें घर में राहु केतु बैठेगा। अगर मान लो कि राहु एक जहां पे एक लिखा वहां बैठा हुआ, तो केतु 7 में बैठा होगा। ठीक हो गया। अब इन्हीं भावों के बीच में सारे ग्रह अगर आ जाते हैं, इसी के बीच में, उससे बाहर नहीं, तो ये समझ लो कि आपकी कुंडली में काल सर्पदोष है। तो आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। अब वो कौन से लग्न पर बना है, कौन से भाव में बना है, यानी कौन सी राशि के हिसाब से बन रहा है, तो वो थोड़ा डीप विषय है। लेकिन मोटा मोटा समझने के लिए आप ये समझ लीजिए कि अगर इन्हीं 7 भावों के बीच में सारे ग्रह हैं तो ये काल सर्पदोष आपका बन रहा है। अभी कितने प्रकार से होता है, तो ये 12 प्रकार से होता है, क्योंकि लगन 12 होते हैं। अनंत काल सर्पदोष पहला जो है काल सर्पदोष होगा, योग होगा। कुलिक काल सर्पदोष है, वासुकी है, शंख है, पद्म है, महापद्म है, तक्षक है, करकोटक है, शंखचूड़ है, घातक है, विषाक्त और शेषनाग। ये जो 12 के 12 योग है, ये इन्हीं सर्पों के नाम पर पड़े हुए हैं। अब इनके लक्षण को हम थोड़ा समझ लेते हैं। एक तो उसको जाने अनजाने में कहीं ना कहीं जो स्वप्न होते हैं उसमें सर्प आपको दिखाई देगा। पानी आपको बहुत ज्यादा, नदियों में डूबना, उसमें आप घबरा हड़बड़ा करके डूब गए हैं या डूबने वाले हैं, इस तरह के स्वप्न आपको दिखाई देंगे। स्वप्न में किसी भी प्रकार को नागों को देखना भी एक प्रकार से इस दोष का एक मूल लक्षण होता है। लेकिन एक बार आपने देख लिया तब नहीं, कई बार, अनेकों बार आपको ऐसे स्वप्न आते हैं। तो आपके कार्यों में किसी प्रकार से रुकावटें आती है, आप कुछ भी करने चलते हैं कि यहाँ व्यवधान आ जाता है। आप बहुत परिश्रम करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन आपको कोई श्रेय नहीं मिलता है। तो ये सारी चीजें इसका एक कारण हो सकते हैं। विवाह में विलंब है, संतति नहीं हो पा रही है, नौकरी नहीं लग पा रही है, शिक्षा में व्यवधान आ रहा है, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। अगर इस प्रकार की स्थिति है तो समझ लो काल सर्पदोष है। उपाय के हिसाब से हम बात करें तो वैदिक समाधान इसका सर्वश्रेष्ठ समाधान है। अगर आप संक्षिप्त में, खर्चा नहीं है, कम आप उसमें करना चाहते हैं, तो आप कुछ टोटके, कुछ छोटे उपाय मैं आपको बता दूं। आपको नाग नागिन का जोड़ा पूजन करके आपको जल प्रवाह करना चाहिए। तो तांबे का सर्प के शिवालय में आप अर्पित करना चाहिए। आप इसका वैदिक पूजन कराना चाहते हैं तो आप इसके लिए हरिद्वार में आकर के इसका पूजन पाठ करवा सकते हैं।